शुरुआत करते हैं एक ऐसे शायर से जो कि बहुत बहुत नामचीन है यहाँ पर इंडिया में, जिनका नाम मेरा हम नाम है, यानी उनका जो नाम है वही मेरा नाम है। उसी शेर से शुरुआत करता हूँ। वो कहते हैं कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। तो मेरा नाम सैयद मुनव्वर है और अमरोहा से मैं बिलोंग करता हूँ और एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। अब ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनर में बहुत सारी चीज़ें इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि हम आसानी से उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप के धागे इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं अक्सर कि हम उसके अंदर परफेक्शन ढूंढने लगते हैं। अब परफेक्शन और रिलेशनशिप दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। इश्क करने के लिए रिलेशनशिप चाहिए आपको, और जब आप उससे मोहब्बत करने लगते हैं तो और धीरे धीरे करके आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं और आप उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है और जो अप्रेजल आपको करना है और ये तमाम चीज़ें आप नोटिफाई करते हैं जो कि आपके दुनिया में और आपकी नौकरी में और आपके सोसाइटी के साथ होता है। अब अगर बहुत परफेक्शन पे ही सारे रिलेशनशिप होने लगे तो फिर इश्क तो हो या ना हो, लेकिन सारी चीज़ें स्मूथ ज़रूर चलेंगी। जो मेरा यूथ मुझे सुन रहा है तो मैं एक ही अपील उनसे करूँगा कि रिलेशनशिप में परफेक्शन ढूंढना एक बहुत कमज़ोर दिलों की एक आवाज़ है। आप रिलेशनशिप में परफेक्शन मत ढूंढिए, आप रिलेशनशिप के अंदर इश्क ढूंढिए कि आपके इश्क की आवाज़ वापस पलट के इश्क बन के आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि ये कोई कॉर्पोरेट का कोई लेटर नहीं है जहाँ पर परफेक्शन पे ही आपको SOPs इस्टेब्लिश हुए हैं, उनको फॉलो करना है और उनको फॉलो करने के बाद चीज़ें लेके आनी है। इम्परफेक्शन पे अगर मोहब्बत हो तभी उसको मोहब्बत कहूँगा मैं शायद। अगर आप जानते हैं कि मेरी जो वाइफ़ है, मेरी वाइफ़ अच्छा खाना नहीं बनाती, ऑल्दो ये सही नहीं है वो अच्छा खाना बनाती है, अगर वो अच्छा खाना नहीं बनाती और इस बिना पर मेरे रिलेशनशिप उससे कमज़ोर हो रहे हैं तो बहुत ही एक सेल्फिश एक अप्रोच रहेगी और इसको कहीं से भी लागू कर सकते हैं। जब आप इम्परफेक्शन पे प्यार करेंगे तब वो प्यार की कीमत ही कुछ और होगी। एंगर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, यस यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस एंड एंगर। कहा जाता है कि एंगर बड़ी ख़राब चीज़ है। हालांकि इंसान जो है वो 5 इमोशंस पर होता है: हैप्पीनेस, सैड, डिसगस्ट, एंगर और फियर। जब ये 5 इमोशंस हैं उसके पास तो कभी ना कभी तो वो किसी ना किसी एक इमोशन पे ज़रूर रहेगा। अगर एंगर बुरा होता, क्योंकि हम सब लोगों को दिखाया जाता है, बताया जाता है कि एंगर बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, बेटा गुस्सा नहीं करते, बेटा गुस्सा नहीं करते। मैं कहता हूँ करते हैं, करना चाहिए गुस्सा, लेकिन जेन्युइन चीज़ों पर। अब मैं कैसे कहूँ कि ये मेरा दोस्त मेरे सामने बैठा है, इसको आप लोग मारने लगें, जितने भी यहाँ की मॉब है, तो आप इसको मारने लगें और आप मुझसे ये कहिए कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। देयर इज़ नो वे, मुझे गुस्सा करना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हो चुका है। ऐसा जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जब वहाँ समंदर के किनारे पहुँचे, वो एक दिन उसने रास्ता नहीं दिया, दूसरे दिन रास्ता नहीं दिया, तीसरे दिन भगवान श्री राम क्रोधित हुए थे। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि उसके बाद फिर वो किस तरह से रास्ता मिला था और किस तरह से रास्ता बना था जब उनको लंका जाना था। तो इस चीज़ को बस मैनेज कर सकते हैं। आपका राइट इमोशन राइट सर्कमस्टेंसेस पर राइट पर्सन के लिए होना चाहिए। दैट इज़ ऑल टुगेदर मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। हर छोटी बात पर, हर अजीब बात पर आप खुश हो जाएं और खुशी में कोई दूसरा फैसला ले लें जो कि आने वाले वक्त के लिए बहुत अजीब हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। हर छोटी बात पे दुखी हो जाएं, हाय 7 बज गए यार। बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि हर छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये भी कहीं फ्रूटफुल है। दुखी होना पड़ेगा आपको, क्योंकि दुख एक हमारे इमोशन का एक हिस्सा है, इसको हमें इस पे आना ही पड़ेगा। तो लेकिन क्यों? अब फियर, अब डर की वजह से कोई रिस्क ना लिया जाए कि यार उसमें फेल हो जाऊंगा, मैं बिजनेस नहीं कर रहा। क्यों? अगर दुकान में आग लग गई तो क्या होगा, फिर क्या होगा। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो उसके फियर की वजह से आप कोई भी चीज़ नहीं ले सकते। तो मैं फियर को भी ख़राब इमोशन नहीं कहता हूँ, मैं फियर को भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ कहता हूँ। क्योंकि अगर फियर नहीं होगी तो मैं कल के दिन में किस तरह से काम करूँगा मेहनत से। मेरे पीछे फियर होना चाहिए कि मेरे बच्चों की फ़ीस जानी है, मेरा घर पलना है, तो इसलिए मुझे अच्छे से मेहनत से काम करना है। तो फियर भी और ये सारी चीज़। अब स्ट्रेस के लिए बात करी थी अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स स्ट्रेस को तो आप मैनेज कर सकते हैं,
मैं हमेशा से एग्जाम्पल देता हूँ कि वो गिलास को उठाया हाथ में और उसके बाद फिर मैं पूछता हूँ कि क्या होगा, तो वो कहते हैं पलट के कि सर कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि अगर 2 मिनट में हाथ में रखूँ इस गिलास को, वो कहते हैं सर थोड़ा सा दुखने लगेगा। मैं कहता हूँ 15 मिनट, वो कहेंगे सर और ज़्यादा तकलीफ होगी। मैं कहता हूँ आधा घंटा, तो वो कहते हैं कि सर अब आपको इसको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी देर आपने कैरी किया इस गिलास को तो आपके हाथ को पैरालिसिस हो जाएगा, फिर हाथ किसी काम का नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे हाथ को पैरालिसिस ना हो उसके लिए मैं क्या करूँ? कहते हैं कि गिलास को ज़मीन पर रख दीजिए। स्ट्रेस इज एज सिंपल एज दिस। अगर आप उस गिलास को लेके दुनिया भर में टहलते रहेंगे और सबको दिखाते रहेंगे तो इसके सिवा आपको पैरालिसिस हो जाए और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी परेशानी है, आपको ही अपने आप सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि सॉल्यूशन जिस पर है उसको फेस आपको करना है, राइट। गाइड कोई भी कर सकता है, मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है, लेकिन अगेन उसमें भी आपकी अपनी चॉइस है। देखभाल के अपना मार्गदर्शक चुनिएगा। ऐसा ना हो कि कोई आपको गलत रास्ते पे ले जाए और उसके बाद वो रास्ता आगे से बंद हो और यू टर्न भी ना हो। मेंटल हेल्थ, जिसको मैं इमोशनल हेल्थ कहता हूँ, आजकल मेंटल हेल्थ से क्योंकि हम लोग जो है, हमारी सोसाइटी जो है काफ़ी ज़्यादा घबराने लगी है। जैसे ही हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ, तो वो कहते हैं क्या पागल हैं। तो इस वाले वर्ड को काफ़ी ज़्यादा ऑफेंडिव तरीके से लिया गया है। तो मैं नहीं चाहता कि इसको और मेंटल हेल्थ का नाम दिया जाए, हम इसको बड़ा खूबसूरत नाम दे सकते हैं कि इमोशनल हेल्थ कह सकते हैं। इमोशनल हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए हमारे यहाँ आसपास क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कहीं ज़्यादा नीचे है। हम भारतीय जो हैं, पता नहीं क्या इसके पीछे फैक्टर है, शायद हम चीज़ों से यूज़ जल्दी हो जाते हैं चीज़ों को यूज़ करने के बजाय। मेरा इशारा इसी गैजेट की तरफ है। गैजेट को हमें यूज़ करना चाहिए, हम गैजेट के ग़ुलाम बनते जा रहे हैं। हम बीइंग अ पेरेंट्स भी हम बच्चे को हाथ में मोबाइल देते हैं और वो खाना खाता है, हम उसको नहीं बताते, और अनइंटेंशनली हमने इस तरह की गलती बहुत पहले से करते आए हैं। आपको याद दिला दूं कि अक्सर घरों के अंदर होता है कि हम बच्चा पैदल चलता हुआ आ रहा है, वो कुर्सी से टकराया और धड़ से गिर गया। आपने एकदम से उसको उठो बेटा, और कुर्सी को भप करके ख़त्म कर दिया कि भप। अब कुर्सी तो भप हो गई और वो बच्चा भी खामोश हो गया, लेकिन इसका असर क्या हुआ ज़रा सा सोचिए। इसका असर इतना ख़तरनाक हुआ कि दुनिया भर जब तक वो जिएगा तब तक उसको अपनी गलती लगेगी ही नहीं, उसको गलती हमेशा दूसरे की लगेगी, क्योंकि बचपन में आपने उसको एनकरेजमेंट दिया था एक नॉन लिविंग बीइंग को ये करते हुए कि भप कर दिया हमने, क्योंकि बेटे ये नॉन लिविंग बीइंग भी गलत है, ये तेरे रास्ते में आई। जबकि हमें क्या करना चाहिए था? हमें कहना चाहिए था बेटा देखो ये तो हट नहीं सकती थी आपको देख के, आपको भगवान ने टांग दी है, आपको आंखें दी हैं, आप थोड़ा सा इसको कर्व बना के लेके चलते तो आप क्रॉस कर जाते। इसका असर ये हुआ कि उसको बाद हाई स्कूल के अंदर नंबर कम, तो उसने कहा अरे साहब पेपर बड़ा टफ बनाया था जिसने बनाया था, वो गुस्से में था शायद, इन्वेजिलेटर ख़राब था, जिसने स्कोरिंग किया वो गलत था। उसके बाद नौकरी के लिए वो कहता है कि साहब मेरे साथ पार्शियलिटी हो गई, किसी ने रिश्वत दे दिया उसको रख लिया गया, शायद कुछ किया। ब्लेम हमेशा उसने कहा कि दुनिया भर को है, सिवाय इसके कि मेरे अंदर कोई कमी थी। इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं वापस गैजेट्स पर आ जाता हूँ। तो हमारे दौर के अंदर मारियो था, कॉन्ट्रा था, इन गेम्स के अंदर 8 स्टेज थी। 8वें स्टेज पार करने के बाद वो बेचारा मारियो महारानी से मिल जाता था, वो ड्रैगन को मार डालता था और उसके बाद कहानी ख़त्म। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरे अंदर होता था कि आज साहब मैंने 8वीं स्टेज पार कर दी। आजकल के बच्चे जो हैं वो किसी से पूछो कि भाई कौन सी स्टेज है, वो कहता है 2.5 लाखवीं। कितने कॉइन हो गए? अब कॉइन कमाने की कोई कीमत कोई वो है ही नहीं। जितने जीरोज आपकी स्क्रीन पे आ सकते हैं वो आ जाते हैं। उसका सेटिस्फैक्शन लेवल वो अपने आप से सेटिस्फाइड ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वंस उसने ये वाली स्टेज क्रॉस की उसके पास अगला टारगेट। उसके बाद आपने ऑनलाइन हो गए तो अब वो जो दुनिया में कहीं जर्मनी में बैठ के खेल रहा है सबवे सर्फ, तो उसके इतने पॉइंट्स हैं, अब आपको उससे कंपटीशन है। अब पता नहीं कि आखिरकार इसका कहाँ पर निकलेगा, अंत कहाँ होगा, ये ना मुझे पता तो मेरे बेचारे बच्चे को क्या पता होगा। मुझे नहीं पता कि कैसे चलना है और मुझे ये भी नहीं पता कि इसका अंत क्या होगा।
बहुत सारे पेरेंट्स शायद इस वाली चीज़ को करें, क्योंकि मैं भी अपने घर में देखता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर एक छोटी सी विंडो में एक आदमी जो होता है वो हेडफोन लगा के चीखता रहता है, और वो पता नहीं कहाँ किस घर में जाते हैं, अरे यहाँ तो सुरंग आ गई, इसको निकलो यार, अरे यार। और वो इवेंचुअली जो हमारे संस्कारी लैंग्वेज होती है उससे भी परे करके बहुत सारी बातें कर देता है, और वो बच्चा मेरा उसको फॉलो करता है। फॉलो करने के लिए भाई मजबूर वो इसलिए है क्योंकि हम उसे एनकरेज करते हैं। बच्चों की चीज़ों को सिर्फ वो मोबाइल में जो विंडो में छोटा सा एक आदमी आ रहा है वो समझता है, ड्यूड और ब्रो कर करके जब बात कर रहा है तो लग रहा है कि ही इज़ द राइट पर्सन। तो बाकी सारी चीज़ें आंखों को नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, बड़ी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है अपनी किसी भी स्टेज पार करने से। मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दुख दे है ये सारी चीज़। कोविड में चीज़ों ने, स्कूल ने भी शुरू किया था कि आप ऑनलाइन ले लीजिए। वो ऑनलाइन के चक्कर में उसके हाथ में मोबाइल आ गया। मोबाइल आ गया तो वो जा नहीं रहा। ये इस तरह से है कि जैसे अभी हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है वहाँ पर, तो हम सब लोग वो कान में ये कैप लगा के कोट, उसके ऊपर ओवरकोट और ठंडे मोज़े, गरम मोज़े, पता नहीं क्या क्या हम पहन रहे हैं। तो क्या ये हम जून में भी पहने रहे? नहीं, सेंस ही नहीं होता है कि जून में भी हम ये वाली चीज़ पहन रहे हैं कि भाई क्यों, अब जनवरी में तो पहन रहे थे, आप जून में भी पहनिए। भाई ऐसा नहीं होता, वो जनवरी ख़त्म हो गया, उसमें ठंड होती है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ आई थी, वो एक लहर दो लहर आई थी, वो अब वो ख़त्म हो गई है। सारी चीज़ों को रैप अप करके वापस अलमारी में रख देना चाहिए। अब भगवान ना करे फिर कभी दोबारा से इस तरह की लहरें आएँ तो फिर निकाल लेंगे वो वाले मोबाइल फ़ोन्स वहाँ से। तो जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही थी कन्वेंशनल तरीके से, हम इसीलिए अपने संस्कार और अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर। हमें मैं अपील करता हूँ कि स्कूल में टीचर्स भी, बच्चे भी ये सारी चीज़ों को प्लीज़ स्किप करके अपना जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल तरीका है उससे ही ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ये ज्ञान मंच है और मुझे इस तरह की बातें करना मुझे अच्छा लग रहा है। टीचर्स भगवान के रूप होते हैं, भगवान ही होते हैं। गुरु के लिए इतने सारे श्लोक्स अवेलेबल हैं भागवत के अंदर, और वो गुरु ही है जिसकी पूजा होती है, और वो गुरु ही है जिसकी वजह से वो दीप जलाया जाता है और उससे एनलाइटेंड होते हैं सारे स्टूडेंट्स। गुरु द्रोणाचार्य अपने आप में एक बेहतरीन गुरु और एक रोल मॉडल की तरह थे, लेकिन बहुत सारे शिष्य थे उनके, और एक शिष्य ऐसा था जिसको हम सब लोग जानते हैं, एग्जैक्टली अर्जुन, जो कि मछली की आँख ही देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं हमेशा कहता हूँ कि लर्निंग जो है वो लर्नर सेंट्रिक होती है। हम कोशिश ये करें कि लर्नर्स को एबल बनाएं कि वो गुरु की रेस्पेक्ट करे, गुरु से सीखे। लर्निंग लर्नर सेंट्रिक होती है, मैं 50 बार कहूँगा, लर्निंग लर्नर से सेंट्रिक होती है। लर्निंग का मतलब चेंज इन बिहेवियर होता है जो कि आपकी ज़ात से एसोसिएटेड होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल टीचर आन के बहुत कुछ कह दे, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ही नहीं है समझने के लिए, आपके पास वो एब्जॉर्बेंस की ताकत ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य और बहुत सारे शिष्य देते हैं जिनके नाम भी आपको नहीं पता है, सिर्फ अर्जुन का नाम पता है। तो लर्निंग इज़ ऑलवेज लर्नर सेंट्रिक। तो आखिर में मुझे एक शेर याद आ रहा है अल्लामा इकबाल का। कहते हैं कि ना हो मायूस ए राही दिल के नेक इरादे ना बदल, ना हो मायूस ए राही दिल के नेक इरादे ना बदल, तेरी हिम्मत तेरी ताकत तेरी तकदीर बदल सकती है। थैंक यू।